भाई पटेल के बारे में 10-20 मिनट में चर्चा नहीं हो सकती। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो व्यक्तित्व है, जो उनके किए गए कार्य हैं, उनको जो है शब्दों में समझना मुश्किल है। फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिले। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लंदन के मिडिल फैमिली लॉ कॉलेज से 1913 में वकालत करके भारत आए और उन्होंने वकालत का पेशा शुरू किया। बहुत बड़े क्रिमिनल आए थे। 1917 में जब चंपारण का सत्याग्रह हुआ, नील की खेती को लेकर के बिहार के किसान के ऊपर जो अंग्रेजों द्वारा टैक्स लगाया गया था, उससे वहां बड़ी किसानों की दुर्दशा थी और गांधी जी लखनऊ आए थे। वहां उनको कुछ लोगों ने बताया कि बिहार में नील की खेती जो लोग करते हैं उनके ये हालात थे। गांधी जी वहां पे गए और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। गांधी जी का एक बार अहमदाबाद के क्लब में संबोधन था और उसमें वहां पे सरदार पटेल जी भी उपस्थित थे। शुरू में तो सरदार जी गांधी जी के बारे में बहुत अच्छी धारणा नहीं रखते थे, लेकिन उनके कहने पर गांधी जी के भाषण को सुनने के लिए सरदार पटेल जी सभागार में गए और सरदार पटेल जी महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए। फिर उनका वकालत के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में, देश की आजादी में कदम बढ़ गया। प्रारंभ में उन्होंने अपने वहां स्थानीय स्तर पे किसानों की समस्या को लेकर के तमाम सत्याग्रह किए, आंदोलन किए। लेकिन जो खेड़ा का सत्याग्रह था और बारदोली का सत्याग्रह था, ये बहुत बड़ा सत्याग्रह हुआ। बारदोली का 1928 में सत्याग्रह था। उसमें सरदार पटेल जी की जो छवि है राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर आई और गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। खेड़ा के सत्याग्रह में सरदार पटेल जी के द्वारा जो कार्य किया गया, किसानों को फसल के लिए अधिक लगान देनी पड़ती थी। इसमें किसान बर्बाद हो गए थे। ओलावृष्टि की भी समस्या थी। किसानों को जबरिया उठाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा और लगान वसूली जाती थी। उनके खेत को लेने की भी व्यवस्था, नीलाम करने की व्यवस्था अंग्रेजों ने शुरू कर दी। सरदार जी ने योजना बनाई, अपने गुप्तचरों को लगाया। जिस किसान के खेत की नीलामी होने का तय होता था दिन, उस दिन उस किसान को सरदार जी गायब करा देते थे और ये प्रक्रिया 3 महीने तक चली। अंग्रेज परेशान हो गए। जिस किसान के खेत की नीलामी करने के लिए हमारे अधिकारी जाते हैं, वो किसान गायब हो जाता है। इस तरह से अंग्रेज के जो वहाँ के कमिश्नर थे वो झुक गए। उन्होंने कहा कि जो बढ़ी हुई लगान है हम उसे वापस लेते हैं और किसानों के प्रति हम नरम रुख रखेंगे, रियायत करेंगे। सरदार पटेल जी गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ राष्ट्रीय स्तर पे भारत छोड़ो का नारा 1942 में जो लगा, उस नारे को उन्होंने बुलंद किया और काफी दिन तक, लगभग 3 साल तक केरला की जेल में रहे। सरदार जी को कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेने का भी अवसर मिला, लेकिन उन्होंने उस पद को भी त्यागने का काम किया। विश्व युद्ध के बाद स्थितियां खराब हो गई। 1945 में अंग्रेज हताश हो गए थे। इधर क्रांतिकारियों ने कई घटना कर दी थी जिससे अंग्रेजों की चूल्हे हिल गए थे। उन्हें लगा कि अब देश में बहुत दिन तक शासन करना संभव नहीं है। ब्रिटिश काउंसिल में पास हुआ कि भारत को
आजाद तो किया जाए, लेकिन जो भारत के हालात हैं उन हालात पे ऐसे उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। उधर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी एक अलग जो उनका समाज था, उस समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने भी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कहा, अपनी बात रखी, तो अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई कि चलिए जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो देश के अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री होगा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी 6 साल लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखा कलाम साहब को, और कलाम साहब ने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। फिर अध्यक्ष पद के लिए क्रांति कमेटियों को बुलाया गया था। उस समय प्रदेश राज्य में 15 क्रांति कमेटियां थी, 15 में 12 सरदार पटेल को मिला था। फिर भी गांधी जी की इच्छा पर देश की एकता और अखंडता के सवाल पर सरदार पटेल जी ने देश का प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ दिया। साथियों, सरदार जी ने जो कार्य किया उसमें सबसे बड़ा जो कार्य था देश का एकीकरण का। और जब देश में अंग्रेज जाने लगे तो अंतिम वाइसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने प्रस्ताव बनाया था कि सुरक्षा के सवाल पे, विदेश नीति के सवाल पे, संचार के सवाल पे देश की जो रियासतें हैं उन रियासतों को किसके साथ रहना होगा, ये उनका अधिकार है। सरदार पटेल जी के सामने बड़ी चुनौती थी। 1946 में बहुत सारी रियासतें भारत संघ में मिलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कुछ रियासतें थी जो भारतीय संघ में मिलने को तैयार नहीं थी। इसमें जूनागढ़ था, भोपाल था, हैदराबाद था, कश्मीर था। सारे लोग, जिसके जो सारे मुखिया थे, राजा थे, नवाब थे, सब लोग स्वतंत्र राष्ट्र का ख्वाब देख रहे थे। और सरदार पटेल ने बड़े चतुराई से, दिलेरी से, अपने विवेक बुद्धि से सारे जगहों पे विजय हासिल की। कुछ जगहों पे सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी और हैदराबाद का निजाम मीर उस्मान अली फरवरी 1949 को बेगम एयरपोर्ट पर सरदार पटेल के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था। वो नवाब जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत थी, 1937 के टाइम्स मैगजीन में कहा गया था कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति, वो सरदार पटेल के सामने हाथ जोड़े सर झुकाए खड़ा था। ये ताकत सरदार पटेल के अंदर थी और आपके अंदर भी वो ताकत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो ताकत नहीं है तो हम सरदार पटेल को सच्चे अर्थों में, सच्चे मन से याद नहीं। हमारे समाज की क्या स्थिति है? आप देखिए, देश और लोकतंत्र खतरे में है। हमें लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है और हमारे समाज की इतनी बड़ी तादाद है, लेकिन समाज के लोग पटेल जयंती में नहीं आना चाहते। कांग्रेस न्योता नहीं मिला तो दुर्गा पूजा में कौन न्योता बांटता है? कौन न्योता बांटता है कि आप आ जाओ? आप अपने समाज के प्रति, अपने नेताओं के प्रति आस्था निष्ठा नहीं रखेंगे तो आने वाले दिनों में वो दिन याद आए, वो दिन आ जाएगा कि चौराहे पे दौड़ा के मारे जाएंगे समाज के लोग। इस नाते देश में लोकतंत्र खत्म होने की कगार पे है। आरएसएस और फांसीवादी ताकतें इस देश में चाहती हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी वो व्यवस्था लागू हो। इस नाते हमें समाज और मुल्क को बचाने के लिए सरदार पटेल जी के रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार से इशारा आ रहा है